नेक्स्ट लेसन, चीन की विदेश नीति। चीन की विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम लोग जब फॉरेन पॉलिसी का अध्ययन करते हैं तो विश्व के अंतर्गत दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था, अर्थात इसे महाशक्तियों के द्वारा पूरब का तरबूज समझकर खूब इसका राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया जाता था। परंतु 1949 की साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीन विश्व के धरातल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया और 1964 के अंतर्गत परमाणु विस्फोट करने के पश्चात और 1970 के अंतर्गत प्रक्षेपास्त्रों का संचालन करने के पश्चात चीन विश्व के अंतर्गत एक महाशक्ति की भूमिका, एक लीडरशिप निभाने लगा। ये वास्तव में सही है कि चीन के बारे में जॉन है ने ठीक ही कहा है कि विश्व की शांति चीन पर आश्रित है और जो कोई चीन को समझ लेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। वास्तव में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के संदर्भ में विश्व को चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि वह एक सोए हुए दैत्य के समान है, उसे सोया ही रहने दो, अगर वह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। ऐसे महाशक्तिशाली चीन की विदेश नीति का अपन अध्ययन करें तो वास्तव के अंतर्गत चीन की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में राष्ट्रीय जो तत्व है, राष्ट्रीय तत्व है, भौगोलिक तत्व है, ऐतिहासिक तत्व है, वैचारिक तत्व है और जनसंख्या का तत्व है। इन चारों तत्वों को मिलाकर हम लोग देखें तो चीन की विदेश नीति मूल रूप से इन्हीं से निर्धारित होती है। वास्तव में चीन के बारे में हम लोग विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करें तो चीन की विदेश नीति हमेशा नंबर 1 जो रही है वो आक्रामकता की विदेश नीति। चीन की जो विदेश नीति है वो आक्रामकता की विदेश नीति रही है। चीन ने हमेशा जो है 1969 में सोवियत संघ और 1979 के अंतर्गत वियतनाम के साथ भी चीन की विदेश नीति ने हमेशा आक्रामकता का परिचय दिया है। 1962 में भारत के साथ में जो युद्ध हुआ था उसमें भी चीन ने आक्रामकता का परिचय देकर के विश्व के धरातल पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो चीन की विदेश नीति है वो सदैव आक्रामकता की विदेश नीति है। नंबर 2 पर आता है चारा एवं छड़ी की विदेश नीति। चारा और छड़ी की विदेश नीति। चीन ने हमेशा अपने मित्र राष्ट्रों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध, सहयोगात्मक संबंध, शांतिपूर्ण से अस्तित्व के संबंध बनाए रखने की नीति अपनाई है, परंतु साथ में चीन ने अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शांति की आड़ के अंतर्गत इन्होंने शक्ति का प्रयोग भी किया है, छड़ी का प्रयोग भी किया है। पामर और परकिंस ने इस संदर्भ में कहा कि चीन की विदेश नीति चारा और छड़ी की रही है और अर्थात मीठे शब्दों और मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ ये अपशब्दों का प्रयोग करने वाली रही है। इस तरह से हम लोग देखते हैं चीन की जो विदेश नीति है वो मूल रूप से शक्ति, धमकी देने वाली विदेश नीति रही है और ये अपनी सैनिक शक्ति के बल पर विश्व को हमेशा जो है डराता रहा है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 विस्तारवादी नीति।
विस्तारवादी चीनी। चीन ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत सैनिकवाद, साम्राज्यवाद और विस्तारवाद को महत्व दिया है। कुछ पश्चिमी प्रेक्षकों का कहना है कि चीन सबसे अधिक विस्तारवादी देश है। वे रूस के कुछ प्रदेशों को हड़पना चाहता है तो कुछ भारत के प्रदेशों को हड़प लिया है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत अपना विस्तार करने की नीति अपनाई है और इसी का कारण है कि सीमा के ऊपर चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भारत हो, उसका हमेशा से झगड़ा रहा है। नेक्स्ट आता है प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा। प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा। प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा। चीन की प्रवासी चीनी अपने नागरिक समझता है और जो चीन के अंतर्गत निवास नहीं कर रहे हैं उनके हितों की, उनके अधिकारों की, उनके परिवारों की जो रक्षा का दायित्व है वो चीन को सौंपा गया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो चीन से बाहर रहता है, चाहे सिंगापुर में रहता है, चाहे इंडिया में रहता है, मैं चीनी हूं, मैं सिंगापुर, पेरिस आदि में रहता हूं, मैं चीन को प्यार करता हूं, अर्थात वो हमेशा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत, विश्व के अंतर्गत जहां कहीं पर भी रहता है, चीनी नागरिक हमेशा अपने राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीय प्रेम को महत्व देते हैं। नेक्स्ट आता है साम्यवाद का प्रचार प्रसार। साम्यवाद का प्रचार प्रसार। चीन की विदेश नीति के अंतर्गत मार्क्सवाद, लेनिनवाद और मो त्से तुंग के विचारों को महत्व दिया गया है। अर्थात चीन की विदेश नीति के अंतर्गत साम्यवाद और राष्ट्रवाद का मिश्रण है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत चाहे कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो, चाहे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, आपको मैं बता दूं चीन की विदेश नीति के अंतर्गत सदैव इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि चीन ने हमेशा जो है इस नीति पर अपने साम्यवादी जगत का नेतृत्व किया है। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, आज विश्व के अंतर्गत जो साम्यवादी रूसी भालू समाप्त हो गया, सोवियत संघ विघटन हो गया, सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन फिर भी आपको बता दूं चीन के अंतर्गत आज भी साम्यवाद जीवित है। इसीलिए प्रोफेसर हंटिंगटन ने कहा है कि साम्यवादी विचारधारा का पतन नहीं हुआ है, साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ के अंतर्गत पराजय हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं साम्यवादी चीन का बराबर महत्व बना हुआ है। नेक्स्ट आता है एक धुरी विश्व व्यवस्था में अविश्वास। विश्व व्यवस्था में अविश्वास। एक धुरी विश्व व्यवस्था के अंतर्गत अविश्वास। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिनी ने 1997 में रूस की 5 दिवसीय यात्रा करके ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और उसमें अमेरिका के प्रभुत्व को रोकने की बात कही गई थी। अर्थात चीन ने हमेशा जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, जो अमेरिका की दादागिरी है, उसको हमेशा रोकने का प्रयास किया है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं चीन ने हमेशा जो है अपने विदेश नीति के अंतर्गत अमेरिका को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। चीन की विदेश नीति हमेशा बच्चों कथनी और करनी में अंतर की रही है। मैं आपको बता दूं कूटनीतिक दंगेबाजी, एक पॉइंट देता हूं आपको, कूटनीतिक दंगेबाजी, इसका तात्पर्य यह है बच्चों, कूटनीतिक दंगेबाजी से तात्पर्य यह है कि चीन ने हमेशा
भारत आजाद हुआ था और चीन में भी क्रांति हुई थी और भारत और चीन में नारा लगा था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदी चीनी भाई भाई के साथ में चीन ने भारत को गले लगाया और पीठ के अंदर छुरा भोंक दिया और 1957 के अंतर्गत चीनी मानचित्र पर भारत के जो है भूभाग को दिखाया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत चीन ने हमेशा कूटनीतिक दंगेबाजी की और अपनी विस्तारवादी नीति को कायम रखा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि चीन की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों पर महत्व देते हुए हमेशा अपने हितों पर बल देती है और पड़ोसी देशों के साथ में और विश्व के अन्य देशों के साथ में इसके कोई मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है। लेकिन आज एशिया और यूरोप में चीन का महाशक्ति के रूप में दर्जा प्राप्त है, प्लस आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की शक्ति प्राप्त है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देखें तो आज चीन का जो है महत्व बराबर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में चीन जो है मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका बड़ा ही महत्व बना हुआ है। नेक्स्ट जो लेसन आ रहा है वो आ रहा पाकिस्तान की विदेश नीति। पाकिस्तान की विदेश नीति। पाकिस्तान की विदेश नीति, देखिए पाकिस्तान की विदेश नीति के बारे में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्या था, इसकी क्या विदेश नीति है, इसके बारे में अगर अपन अध्ययन करें बच्चों तो मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अब केवल पाकिस्तान रहा है और मूल रूप से 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत तथा पाकिस्तान दो राज्यों के अंतर्गत विभाजित किया था। इसका पूर्व भाग जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था 1971 के अंतर्गत मिसेज इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप करके इसको बांग्लादेश राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी और ये मिसेज इंदिरा गांधी का ही प्रभाव था। पिछले 60-65 साल के इतिहास को हम लोग देखें तो पाकिस्तान के अंतर्गत बच्चों बड़ी उथल पुथल रही है। आज की ताज़ा घटनाक्रम भी मैं बताऊं आपको 2014 सितंबर 2014 की भी बताऊं तो वहाँ पर नवाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान और वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, संसद पर हमला हो रहा है। यानी कि हमेशा वहाँ पर पाकिस्तान में विषम परिस्थितियाँ बनी रही है और देश में कभी भी स्थिरता नहीं रही है और इसके पीछे मूल कारण है वहाँ की फौजी हुकूमत। जब जब सैनिक प्रशासन वहां पर आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति आई, सैनिक प्रशासन ने सत्ता अपने हाथ के अंतर्गत काबिज कर ली है। और ये स्थिति आपको मैं बताऊं 1947 से लेकर के वर्तमान तक आप लोग देख लीजिए 2014 तक, तो वहां पर राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी रहा है। चाहे बैनर्जी भुट्टो का कार्यकाल हो, चाहे नवाज शरीफ का कार्यकाल हो और चाहे आपके जनरल अयूब का कार्यकाल हो, तो कहीं न कहीं पर जो है वहां पर उथल पुथल का दौर रहा है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत पाकिस्तान के अंतर्गत आंतरिक समस्याओं से ये जूझता रहा है और इसकी जो विदेश नीति है वो कभी भी साफ सुथरी विदेश नीति नहीं रही है। पाकिस्तान की विदेश नीति के अंतर्गत आंतरिक समस्याएं अधिक रही है और हमेशा कश्मीर का राग अलपता रहा है। कश्मीर को अपनी विदेश नीति का अभिन्न अंग बनाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग पाकिस्तान की विदेश नीति का अगर अपन अध्ययन करें तो अपन देखेंगे कि पाकिस्तान की विदेश नीति के अंतर्गत जो पहली बात सबसे महत्वपूर्ण कही गई है वो यह है भारत का विरोध।
पाकिस्तान के चाहे निर्वाचित शासक हो, डेमोक्रेटिक मॉडल से शासक निर्वाचित हुए हो, और चाहे सैनिक तानाशाह बने हो, पाकिस्तान के जितने भी शासक आए, नो डाउट नवाज शरीफ ने लाहौर घोषणा पत्र के द्वारा अपनी जो है एक बातचीत का दौर प्रारंभ किया था। भारत पाक संबंधों के अंतर्गत मधुरता आने लगी, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ सत्ता पर जब काबिज हुए तो उसके पश्चात जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में पुनः गड़बड़ाहट आ गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान की जो नंबर 1 स्थिति आ रही है, वो आ रहा नंबर 1 पर आ रहा है भारत का विरोध। भारत का विरोध। पाकिस्तान की विदेश नीति के अंतर्गत हमेशा भारत का विरोध किया गया है। पाकिस्तान का विभाजन के समय से ही भारत को घृणा और अविश्वास के द्वारा देखता था, और इसी का परिणाम ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 युद्ध हुए, और तीसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ था आपका करगिल युद्ध। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति जो भारत विरोधी रही है, और इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक तरह के दबाव डाले गए थे, बातचीत हल करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी एकता के लिए मधुर संबंध नहीं रहे। नंबर 2, जम्मू कश्मीर समस्या का अंतरराष्ट्रीयकरण। जम्मू कश्मीर समस्या, बच्चों जम्मू कश्मीर की समस्या इतनी विकट और विकराल नहीं है जितनी पाकिस्तान के द्वारा बार बार कही जा रही। कश्मीर जो समस्या है, वहां के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय की घोषणा की, कबायलियों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था, और उसके पश्चात कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कश्मीर पर अपना जो है दबाव बनाकर, अपनी सत्ता और प्रभुत्व बनाकर ये कहता रहा है कि कश्मीर जो है हमेशा हमारा अभिन्न अंग है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राग बराबर बजाता रहा है। ये भी विदेश नीति का प्रमुख अंग रहा है। नंबर 3, अमेरिका का पिछलंगू। अमेरिका का पिछलंगू। पाकिस्तान स्वतंत्रता के पश्चात आप लोग देखते हो कि शीत युद्ध की राजनीति शुरू होती है विश्व स्तर पर, और इस शीत युद्ध की राजनीति के अंतर्गत अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन, सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन। भारत की दोस्ती सोवियत संघ से अधिक थी और अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान से अलग थी, क्योंकि अमेरिका इस्लामिक देश पाकिस्तान को हमेशा खुश रखना चाहता था, और इसके पीछे था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक चालें चलना, और इसका परिणाम आप लोग देखते हो। ट्रूमैन सिद्धांत है, जो यूनान और ये जो मार्शल योजना है, जिसमें तुर्की को करोड़ों डॉलर की सहायता दी गई थी, अरब इजराइल युद्ध हुआ था। तो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को समय समय पर भारी भरकम सहायता दी जाती थी, और इसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका की जो है बातों को स्वीकार किया, और पाकिस्तान सीटो एवं सेंटो का सदस्य बना। पेशावर के अंदर जो अड्डे, हवाई अड्डे, वो अमेरिका को उपभोग करने के लिए दिए गए थे। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, मुल्ला उमर की सरकार को भगाने के लिए, अपदस्थ करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को हवाई अड्डे उपलब्ध कराए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी विदेश नीति के अंतर्गत
नेक्स्ट आता है शस्त्रीकरण की नीति। शस्त्रीकरण की नीति, देखिए शस्त्रीकरण की नीति से तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान हमेशा शस्त्रों की होड़ को कायम रखना चाहता है और दक्षिणी एशिया के अंतर्गत जब पोखरण के अंतर्गत 1998 के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु विस्फोट किया तो पाकिस्तान ने भी परमाणु विस्फोट किया। भारत ने मिसाइल योजना का आविष्कार किया, पाकिस्तान ने भी मिसाइल योजना का आविष्कार किया। तो राजनीति विज्ञान के विद्वानों का मानना है कि पाकिस्तान हमेशा अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत दिन प्रतिदिन भाग ले रहा है। नेक्स्ट आता है इस्लामिक आधार। इस्लामिक आधार, पाकिस्तान ने अपने संविधान के अंतर्गत पाकिस्तान को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया है, बल्कि अपने देश के अंतर्गत जो है इस्लामिक व्यवस्था का निर्माण किया है, जिसका मूल आधार है कुरान और सुन्नी। देश का सर्वोच्च कानून होगी। एक जमाने में भुट्टो इस्लामिक बम बनाने की बात करते थे। भुट्टो ने स्वयं लिखा है, ईसाई, यहूदी और हिंदू कौमों के पास यह परमाणु बम है, साम्यवादी ताकतों के पास भी है, सिर्फ मुस्लिम सभ्यता इससे महरूम है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैंने आपको बताया था 28 मई 1998 1998 को सारी दुनिया के समक्ष परमाणु परीक्षण करके पाकिस्तान ने यह दिखाने की कोशिश की कि हम शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जब परमाणु विस्फोट किया गया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि सिद्धे हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप परमाणु परीक्षण करो, अर्थात जो है इस्लामिक आधार के अंतर्गत वह सारी बातें अल्लाह के आदेशों को मानते हैं। नेक्स्ट आता है सेना की भूमिका। सेना की भूमिका, सेना की भूमिका से तात्पर्य मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी विदेश नीति के इंट्रोडक्शन में बताया था कि पाकिस्तान के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जो शासन के 3 अंग हैं, उन तीनों अंगों में सबसे अधिक सक्रिय और भागीदारी निभाने वाला कोई अगर अंग है तो वह है सेना। पिछले 65 साल के इतिहास को हम लोग देखें तो वहां पर लोकतांत्रिक तरीकों से निर्वाचित सरकार ने कभी कभार कोई अपवाद स्वरूप 5 वर्ष पूरे कर लियो, अन्यथा हर 5 साल 10 साल के अंतर्गत सेना की हुकूमत वहां पर कायम रहती है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, देश की आजादी के पश्चात भी सेना वहां पर जो है फौजी शासक अपनी सत्ता की बागडोर संभालते रहे हैं और सैनिक अधिकारियों ने हमेशा उग्र विदेश नीति को महत्व दिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सारांश रूप में तो पाकिस्तान की विदेश नीति बच्चों अवसरवादी विदेश नीति है और इस विदेश नीति के अंतर्गत सदैव पाकिस्तान ने अपने जो एक बचपन जो गुजारा, अपनी विदेश नीति का जो निर्माण किया वो एक बिगड़े हुए बच्चे के समान किया है। और यद्यपि इसने परमाणु विस्फोट करके दक्षिणी एशिया में संतुलित स्थापित करने की कोशिश की, बैलेंसिव स्थापना की है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान की विदेश नीति आज जो है वो मूल रूप से पाकिस्तान
मूल रूप से जो विचारधारा है, जो दर्शन है, उसको अगर अपन देखें तो पाकिस्तान की जो विदेश नीति के अंतर्गत जो महत्व दिया गया है वो यह है कि पाकिस्तान की विदेश नीति के अंतर्गत सदैव फौजी हुकूमत रही है। पाकिस्तान की विदेश नीति के अंतर्गत अवसरवादी विदेश नीति रही है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें कि पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा कायम नहीं रही है। पाकिस्तान मूल रूप से जो है पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं। नेक्स्ट, मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं। पाकिस्तान की विदेश नीति को हम लोग देखें तो पाकिस्तान के जो पड़ोसी राष्ट्र है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे भारत है, चाहे नेपाल है, चाहे भूटान है, चाहे चीन है, पाकिस्तान की विदेश नीति के अंतर्गत पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है। और इसी का परिणाम यह है कि पाकिस्तान आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि प्रतिष्ठा को गौरव और गरिमापूर्ण प्रदान नहीं कर सका। आज भले ही वो इस्लामिक देशों में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान आर्थिक स्थिति के लिए मोहताज बना हुआ है। पाकिस्तान विदेशी शक्तियों, यूरोपियन शक्तियों के सामने भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है। तो मैं आपको बच्चों सारांश रूप में ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की नीति जो है, विदेश नीति है, वो अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, पुष्पित और पल्वित नहीं हुई है जितनी कि भारत की हुई है। अतः पाकिस्तान की विदेश नीति एक अवसरवादी विदेश नीति है। थैंक यू।